Welcome students in this video lecture series for diploma courses। ये लेक्चर सीरीज़ मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के लिए बनाई जा रही है, जो कि चौथे सेमेस्टर के डिप्लोमा के छात्रों के लिए बनाई गई है। आरजीपीवी की स्कीम ओसीबीसी 2019 इसके अनुसार ये पूरी सीरीज़ चलेगी। हमारा कोर्स कोड रहेगा इस दौरान 402। ये लेक्चर मेरे द्वारा यानी कि कमलेश गुप्ता के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। प्रेजेंटली आई एम ए लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंधवा। Okay, so now coming to the subject, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर को जनरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये एक बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के द्वारा आपके जो पूरा सिविल इंजीनियरिंग का करियर है उसकी नींव रखी जा रही है। इसका इम्पोर्टेंस हम इसी बात से समझ सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको लिंक बाय लिंक, बेस बाय बेस आपको पूरा सब्जेक्ट समझना पड़ेगा। आप स्किप नहीं कर सकते हो, है ना। जिस प्रकार से ये 6 भागों में हमने इस सिलेबस को डिवाइड किया है, तो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर 1 से लगा के एंडिंग तक आपको देखना पड़ेगा। आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? कुल मिला के 6 भागों में। सबसे पहला भाग हमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से, हिंदी में कह देंगे इसे जड़त्व आघूर्ण, पर आप हिंदी के नाम ज़्यादा याद ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि ये एक नाउन है। नाउन यानी कि एक संज्ञा है। संज्ञा जो है वो, अगर आपका नाम मान लीजिए कि आपका नाम है अगर मान लीजिए मोहन, तो इंग्लिश में भी मोहन रहेगा, हिंदी में भी मोहन रहेगा। तो इसी प्रकार से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा पार्ट है हमारा इलास्टिसिटी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तीसरा जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, चौथा पार्ट रहेगा बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस। यहाँ ध्यान दो, ये शियर फोर्स है, ये शियर स्ट्रेस है। यहाँ बेंडिंग मोमेंट है, ये बेंडिंग स्ट्रेस है। दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत करना। पांचवा पार्ट है हमारा कॉलम्स का। कॉलम्स हिंदी में कहेंगे स्तंभ, और छठा पार्ट है हमारा ट्रस का। तो कुल मिला के ये 6 भाग हैं। इसमें ये सीओ का मतलब क्या होता है? सीओ का मतलब होता है कोर्स आउटकम। तो जो आपकी ओसीबीसी स्कीम है उसमें हमने सिलेबस को कोर्स आउटकम और फिर उसके अंदर क्या आते हैं, लेक्चर आउटकम, इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो लेट अस सी द सिलेबस। ये देखिए, ये है आपका सिलेबस। इसमें आप देखिए यहाँ पे लिखा है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे कोर्स कोड, ब्रांच कोड सारे दिए हुए हैं। ये है आपका CO1 और यहाँ पे होता है LO लिखा हुआ। ठीक है, ये CO कोड यहाँ पे ऊपर और LO कोड यहाँ पे ऊपर की साइड में। यहाँ पे लर्निंग कंटेंट लिखा हुआ है, मेथड ऑफ टीचिंग लिखा हुआ है, टीचिंग आवर्स है, हैंडआउट्स हैं। ठीक है, ये मेथड ऑफ असेसमेंट भी आपका दिया हुआ है। एक प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, यानी आपको पहले से ही पता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो आपको क्या करना है, बस इसको ऐसे कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे LO नंबर 2 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर था LO नंबर 1, LO नंबर 2, फिर आ जाएगा वापस से कोर्स आउटकम नंबर 2 और 1। तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा टॉपिक बटा हुआ है। ठीक है, तो कमिंग टू अवर प्रेजेंटेशन, तो हमारा इस वीडियो लेक्चर का जो कोर्स आउटकम रहेगा वो रहेगा आर्टिकुलेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो लिखा हुआ है इसको हिंदी में समझाता हूँ मैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको समझना है। ठीक है, और उसके कुछ क्वेश्चंस आपको लगाना, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें इस कोर्स आउटकम को 2 लर्निंग आउटकम में आपने डिवाइड कर दिया। पहला लर्निंग आउटकम होगा आपका कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेगुलर प्लेन एरिया। ठीक है, रेगुलर प्लेन सेक्शन के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा है आपका दूसरे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल सेक्शन लेना है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स रहेंगे, उसके ऊपर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम छोटे से जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जो कि हमारे कभी कभी
हमको समझ में नहीं आते हैं, हम भूल जाते हैं, तो उसको एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला होता है मैटर। मैटर को हिंदी में हमने क्या बोला? पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हमने कह दिया पदार्थ। यानी ये सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है पार्टिकल। पार्टिकल को क्या होता है? देखो, पार्टिकल का मतलब होता है एक बिंदु। जैसे हमने एक बिंदु बनाया, इसका मास तो होगा, वजन होगा इस बिंदु का, लेकिन इसके डायमेंशन नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि इसका मास होगा लेकिन इसके डायमेंशन नहीं होंगे। क्लियर है? फिर होता है बॉडी। बॉडी किसको कहेंगे हम? देखिए, बॉडी का मतलब होता है जैसे मैटर है, अगर आपने मैटर को एक इनक्लोज्ड स्पेस में डाल दिया तो वो हो गई हमारी बॉडी। जैसे कि आपका पेन एक बॉडी है, आपका मोबाइल एक बॉडी है। ठीक है। और पानी के अंदर जैसे गिलास के अंदर रखा हुआ पानी भी एक प्रकार की बॉडी है। अब आती है रिजिड बॉडी। तो ये तो बॉडी हो गई। अब रिजिड बॉडी मतलब क्या? रिजिड बॉडी मतलब ये कि जो एक्सटर्नल लोड के कारण आने वाले चेंज को रेजिस्ट करे। जैसे आप मान लो, हम मोबाइल को ऐसे पकड़ के, ऐसे मोबाइल को पकड़ो और उसको ऐसा टुकड़ा कर दो, ठीक है, तो क्या वो एकदम से टूट जाएगा? क्या नहीं टूटेगा, पहले कुछ रेजिस्टेंस आएगा, यानी कि वो बॉडी कैसी हुई? रिजिड बॉडी। उसके बजाय अगर आप पानी को लो, पानी के अंदर अगर आप उसको कुछ किसी भी शेप में डिफॉर्म करोगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, है ना, तो वो रिजिड बॉडी नहीं हुई। तो रिजिड बॉडी का मतलब ये हुआ ऐसी बॉडी जो कि चेंज को रेजिस्ट करे। रेजिस्ट यानी कि प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध, उसको रेजिस्ट करे, ये होती है रिजिड बॉडी। फिर आता है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोला था हमने? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि एवरी बॉडी विच, मतलब कोई भी बॉडी है, अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, या अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी अगर आपको किसी वस्तु का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो उसके ऊपर बाहरी बल लगाना होगा, है ना। अगर किसी बॉल को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? लात मारना पड़ेगी, तब वो बॉल आगे बढ़ेगी। ऐसी ही रखी बॉल आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब आप उसको बॉल को मारोगे तो आपको एक इनर्शियल फोर्स मिलेगा। चलती हुई बॉल को मारने के बजाय आपको रुकी हुई बॉल को मारने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट इज नोन एज इनर्शिया। जड़त्व, जड़, जैसे एक जड़ हो जाती है ना वस्तु, उसको कहते हैं जड़त्व। उस जड़ के कारण आने वाली चीज को कहते हैं जड़त्व, इनर्शिया। फिर होता है मास। मास को हमने क्या कहा? द्रव्यमान, है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं? एम से। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। क्लियर। फिर आता है स्पेस। स्पेस का मतलब ये है, जैसे ये वस्तु रखी है तो इसके आसपास का वातावरण, इसको हमने कह दिया स्पेस। क्लियर। फिर टाइम। टाइम का मतलब होता है किसी भी दो इवेंट्स के बीच लगने वाला समय, है ना। जैसे मान लो कि मैंने एक इवेंट लिखा कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अब वो जाके रिकॉर्ड हो रहा है, फिर वो आपको सुना रहा है, तो इसके बीच में जो समय लग रहा है ये हो गया हमारा, इसको हमने कह दिया टाइम। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हिंदी में हम कहते हैं संतुलन। संतुलन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, W। W किसके कारण लग रहा है? उसका वेट, है ना। जैसे ये हमारी पेन है, ये पेन के ऊपर आप देखेंगे तो एक लोड लगेगा W, जो इसको नीचे की ओर खींच रहा है। देखो, मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो नीचे जाएगी, जैसे ही छोड़ा तो नीचे जा रही है। अब इस W को अगर सिर्फ एक नेट फोर्स लग रहा है तो ये उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना। लेकिन अगर इसको रोकने के लिए एक दूसरा फोर्स में लगा दूं, यहाँ पे जैसे ये पेन है, ये गिर रही है, ये गिरी, तो मैंने इसको रोकने के लिए दूसरा मेरे उंगलियों का यहाँ पे क्या लगाया, मैंने सपोर्ट दिया या एक रिएक्शन दिया या प्रतिरोध दिया। तो इस लोड के खिलाफ मेरा
उंगलियों का इसको क्या मिल गया, प्रतिरोध मिल गया। तो क्या ये बॉडी अब नीचे जा रही है, नहीं जा रही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी इस प्रकार से रखी हुई है कि उसके ऊपर लगने वाले जितने भी बल हैं वो क्या है, एक दूसरे से संतुलन में है। बल तो लग रहे हैं लेकिन कैसे लग रहे हैं, संतुलन में लग रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, इधर से भी कोई खसका रहा है, इधर से भी कोई खसका रहा है, तो वो बॉडी कहीं खसक नहीं रही है ना। जैसे टग ऑफ वार, रस्सी खींचने की जो प्रतियोगिता होती है ना, तो इसमें ये रस्सी खींचते हैं दो लोग मिलके, तो ये रस्सी को खींच तो दोनों लोग रहे हैं, लेकिन रस्सी कहीं जा रही है क्या, कहीं नहीं जा रही। तो हम क्या कहेंगे, इट इज इन इक्विलिब्रियम, ये एक संतुलन में है। और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे हमारा बीम है ना, ये हमारा घर बना हुआ है, ये होती है बीम और ये होते हैं कॉलम, करेक्ट। तो ये बीम के ऊपर बहुत सारा फोर्स लग रहा है। कौन कौन से लोड लग रहा है, इसके ऊपर मान लो एक मंजिल और बनी हुई है, उस पर कुछ फर्नीचर रखा है, कुछ लोड लगा हुआ है, तो वो सब का सब कहाँ जा रहा है, हमारा बीम के ऊपर। तो बीम कहीं जा रही है क्या, कहीं नहीं जा रही। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ से प्रतिरोध कौन दे रहा है, उसको ये कॉलम्स दे रहे हैं। क्लियर है। तो इसलिए हम कहेंगे कि बीम इज इन इक्विलिब्रियम। मोशन, मोशन कॉन्सेप्ट जो है, मोशन का मतलब ये है कि वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, गति में दो तरीके से आते हैं, या तो वो कांस्टेंट स्पीड से कर रही है, स्पीड या तो उसकी कांस्टेंट है, या फिर स्पीड उसकी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है। फिर होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर को हिंदी में कहा अदिश। अदिश यानी कि जिनके अंदर दिशाओं की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि मास। जब आप मास बताओगे तो मास में आपको दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है, या लेंथ, लंबाई, तो लंबाई भी आप बोल दो कोई वस्तु 6 मीटर की है, ठीक है ना। फिर होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है सदिश, जिसके अंदर दिशाओं की आवश्यकता लगती है। जैसे मैंने बोला कि मैं 4 किलोमीटर चला, तो ये ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई, 4 किलोमीटर क्या हो गई, डिस्टेंस। लेकिन किस दिशा में चला, तो वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, लेकिन किस दिशा में लग रहा है, तो दिशा आपको बताना जरूरी है कि नॉर्थ की तरफ लग रहा है, या साउथ की तरफ लग रहा है, या एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, या वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये आपको डायरेक्शन बताना जिसमें जरूरी हो जाता है, वो होता है वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया अभी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एटसेट्रा, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अब हम आएंगे अगला, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स का थोड़ा थोड़ा सा हम याद करते हैं। एक होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के कितने नियम हैं, 3 नियम है, करेक्ट। कौन कौन सा नियम है, फर्स्ट जड़त्व का नियम, अगर कोई वस्तु रखी है तो वो रखी रहेगी, अगर कोई वस्तु गति करी तो गति करती रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो अगर आपको किसी वस्तु का स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है तो उसके ऊपर एक बाहरी बल लगाना होगा। जैसे ये एक फुटबॉल का मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, बाहरी बल लगाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। यानी कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। और तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। फिर आते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर। देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर किसी बिंदु के ऊपर 2 बल लग रहे हैं, मान लो एक बल लग रहा है ये F1, दूसरा बल लग रहा है ये F2। अब आपको इसका ये निकालना है कि इन दोनों बलों को जोड़ना है और रिजल्टेंट बल बताना है कि अगर मैं इन 2 बल को हटा के सिर्फ एक बल बनाऊं जो कि बिल्कुल ऐसा ही लगे जैसे कि ये 2 बल लग रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। आपको इन दोनों फोर्स को क्या करना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम बनाना होगा। जैसे ये, इसको मैंने एक बना दिया, दूसरे का मैंने ये बना दिया, और इसको फिर कंप्लीट कर दिया पैरेललोग्राम को। अब इस पैरेललोग्राम का एक फोर्स हो गया ये मान लो F1, ये हो गया F2,
अगर ये ऊपर की दिशा में लग रहा है तो मान लो, ठीक है, F1 और F2। तो ये जो इसका डायगोनल है ना, ये डायगोनल क्या हो जाएगा इसका FR, यानी FR की वैल्यू कितनी हो जाती है √ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये पैरेललोग्राम लॉ है। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो किसी भी बॉडी के ऊपर 2 से ज़्यादा लोड लग रहे हैं, 1 2 3, तो आप इन सबको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो और एक साथ इनको एक बड़ा बल बता सकते हो। लेकिन शर्त क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद अब अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रखना है आपको, ठीक है, इक्विलिब्रियम में किसी बॉडी को रखना है, मान लो ये बॉडी है ना, या ये बॉडी बनाई, तो ये बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये फोर्सेस जो हैं, ये फोर्सेस फॉलो करते हैं C, E और O। यानी C मतलब कोप्लेनर, E मतलब इक्वल और O मतलब ओपोजिट, ठीक है। आखिरी होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ क्लोज्ड सिस्टम, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि एक बंद सिस्टम के अंदर ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना उसे ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे कि पंखा, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी काय में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में, या जैसे ट्यूबलाइट जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप रेफरेंसेस एंड फर्दर रीडिंग, मैंने इसमें ये बुक लिखी है, राम उत्तम नारायणन सुब्रमण्यम, और NPTEL के लेक्चर की लिंक है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।